हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और ये क्लास 10th एनसीईआरटी पर आधारित सवाल है। जो भी सवाल यहाँ पे सब के सब एनसीईआरटी बुक में अगर देखोगे तो सारा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, यही लेसन से मैं सवाल यहाँ पे चुना हूँ। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना और कॉपी पर लिख भी लेना, ऐसे तो मैं PDF दे दूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखो क्या है, मुकुलन क्या है, ठीक है। मुकुलन क्या है तो आंसर देखेंगे, शरीर पर एक ऊर्ध्व संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक दो भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है और उसमें से एक केंद्रक मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है, ठीक है, और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। यानी कि शरीर पर एक ऊर्ध्व संरचना बनता है और जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये जो शरीर का जो केंद्रक होता है वो दो भाग, ये जो मुकुल होता है इसका केंद्रक जो है दो भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसमें से एक केंद्रक जो है मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित हो जाता है, फिर नया विकसित हो जाता है, नया जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, ल्यूकोसोलेनिया आदि, ये सब क्या है, मुकुलन के उदाहरण है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। ओके, तो आगे सवाल पढ़ते हैं। ये सब सवाल तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ। सेकंड सवाल देखो, एक लिंगी और द्विलिंगी जीव की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। यानी कि एक लिंगी जीव किसे कहते हैं और द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, और उसका परिभाषा देना है और उदाहरण भी बताना है, ठीक है। तो देखो, एक लिंगी जीव जिस जीव में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, जिस जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे क्या बोलेंगे, एक लिंगी जीव कहते हैं। समझ आ रहा है? एक लिंगी मतलब एक या तो नर हो या मादा हो। तो जिस जीव में नर अलग हो और मादा अलग हो उसको बोलेंगे एक लिंग। जैसे मनुष्य में देख लिए, मनुष्य में अगर पुरुष है तो पुरुष अलग है, उसमें मादा मिला नहीं। महिला है तो महिला अलग है, उसको बोलेंगे एक लिंगी जीव। और द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, जिस जीव में नर और मादा दोनों उपस्थित होता है। यानी कि एक ऐसा जीव हो जिसमें नर का भी लिंग हो और मादा का भी लिंग हो, उसको बोलेंगे द्विलिंगी जीव। जैसे यहाँ पे देखिए केचुआ, बहुत बार पढ़ेंगे केचुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल। द्विलिंगी जीव इनमें से कौन है, केचुआ। बहुत बार एग्जाम में आता है सवाल, है ना, और आप भी पढ़े होंगे। क्लियर है? इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन आपको पता है दो प्रकार के, एक अच्छा ये भी लिखा गया, हाँ। तो देखिए जनन दो प्रकार का हो गया, एक है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा है क्या, लैंगिक जनन। एक है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक मतलब हुआ कि अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा के जनन अंगों का कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में नर और मादा का जो जनन अंग है उसका कोई उपयोग नहीं होता है, अतः एकल जीव पराया अलैंगिक जनन करते हैं। मतलब बात अगर यही पूछा जाए कि एकल जो जीव होता है उसको, वो जो है हमेशा जो अलैंगिक जनन करता है उसमें नर और मादा का लिंग जो है या नर और मादा का जनन अंगों का की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लैंगिक जनन देखेंगे, लैंगिक जनन के लिए नर और मादा जनन अंगों का पारस्परिक सम्मेलन होता है। लैंगिक जनन जैसे कि मनुष्य में होता है तो मेल और फीमेल, नर और मादा का जो जनन अंग होता है वो आपस में सम्मेलन होता है, उसकी आवश्यकता होती है तभी लैंगिक जनन हो पाएगा। अतः इसके लिए किसी जाति के दो व्यक्तियों की आवश्यकता, कोई भी जात का हो, है ना, सिर्फ दो व्यक्ति होना चाहिए। दो व्यक्ति बोले तो जात, एक मेल और एक फीमेल, दो व्यक्ति होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर जो है लैंगिक जनन इस तरह से संभव हो पाएगा। और अलैंगिक जनन में तो क्लियर है, लैंगिक जनन में जिसमें लिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मेल या फीमेल की, दोनों की। और अलैंगिक में जिसमें नर और मादा के जनन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और चौथा सवाल देखो, वर्षा होने के समय मक्का के परागन क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर वर्षा होता है तो मक्का के परागन जो क्रिया होती है मक्का में, तो अगर वर्षा हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है जी, मक्का के पौधों में वायु परागन होता है। मक्का के पौधों में कैसे होता है, वायु परागन, यानी कि एक मक्का इधर है एक मक्का इधर है, तो वायु से उड़ करके यहाँ पे जाता है, तो उस तरह से वो उसका परागन होता है। मक्का के पौधों में नर पुष्प एक मंजूरी के रूप में शिखर पर लगते हैं। जो नर पुष्प जो रहता है ऊपर में शिखर पर लगते हैं, जबकि मादा पुष्प कहाँ रहता है, पत्ती के कक्षा में नीचे की तरफ लगते हैं। तो मतलब एक ही पौधा है, ठीक है। जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, वो उसका जो है ऊपर आता है, ठीक है। और जो मेल होती है, फीमेल जो होती है, महिला जो होती है, उसमें नर मादा जो होती है वो नीचे रहती है।
तो इसका यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, परागन होता है, जो परागन क्रिया जो होता है इसी से वायु के माध्यम से इस पर जो है आकर के गिरता है। वर्षा के अगर वर्षा हो जाएगा तो क्या होगा, परागन भिंग जाएगा, परागकण जो होगा भिंग जाएंगे, जिससे वे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब बारिश होगा तो परागकण भिंग जाएगा, तो भिंग जाएगा तो फिर हवा से तो उड़ भी नहीं पाएगा, तो वर्षा तो इस तरह से वर्तिकाग्र तक भी पहुंचना मुश्किल है, यही प्रभाव पड़ सकता है, याद रहेगा। तो यानी कि मक्का में ऐसा क्यों होगा वर्षा के टाइम, देखिए समझ के पढ़िए इसको, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, डीएनए। डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ना, डीएनए प्रकृति का महत्व है, क्या महत्व है। तो डीएनए गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो कोशिका के केंद्रों में उपस्थित होते हैं। जानते हैं डीएनए कहाँ होता है, कोशिका के केंद्रों में होता है। या जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। या जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक प्रकार की सूचना के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्तरदायी है। हर प्रकार की जो सूचना आपको बॉडी के अंदर जो मिलता है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उत्तरदायी होते हैं। डीएनए के अभाव में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से पीढ़ी संतति पीढ़ी में जाता है। तो डीएनए के अनुभव में अगर डीएनए रहे तभी जो है आनुवांशिक गुण आ पाएगा। पिता अगर बहुत ईमानदार थे तो बेटा भी ईमानदार निकलेगा, वो डीएनए के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। अगर पिता गोरा है तो बेटा भी गोरा निकलेगा, पिता का चाल अच्छा है तो बेटा का भी चाल अच्छा निकलेगा। मतलब ज़्यादा अमूमन देखा जाता है ऐसे, तो फिर सुनते हैं कि वली के घर में भी शैतान पैदा होता है ना, तो ऐसा सुनने को कभी कभी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर डीएनए का असर पड़ता है। अगर बाप अगर चोरी कर रहा तो बेटा भी वही लाइन में जाएगा, पक्का है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं, क्यों? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों करते हैं? तो कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो पहला है, कुछ पौधे बीज रहित होते हैं, कुछ पौधे में बीज नहीं होता है, बीज रहित मतलब बीज उसमें नहीं होता है, अथवा लंबी सुसुप्तावस्था में बीज उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा, आनुवांशिक जनन संतति में कायम रहती है। दूसरा क्या है, कारण है कि आनुवांशिक जनन जो है संतति में कायम रहते हैं। तीसरा, कुछ पौधों का विकास किस गति से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पौधों का विकास किस नहीं, तीव्र गति से होता है, तीव्र है ना, तीव्र गति से किया जाता है। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा सुधार के, ठीक है। तीव्र गति से किया जाता है, ओके। तो इसलिए कायिक प्रवर्धन करते हैं, मतलब कायिक प्रवर्धन करने के ये सब कारण है कि पौधों को तीव्र गति से उगाना, है ना, तीव्र गति से उगाना, उसका संतति जो है कायम रहता है, इसलिए इसका उपयोग किया था कायिक प्रवर्धन का। नेक्स्ट सवाल देखो, 7वां सवाल क्या है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। नर हार्मोन कौन है, मादा हार्मोन कौन है, नर जनन हार्मोन कौन है, मादा जनन हार्मोन कौन, उसका नाम लिखिए। तो नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, जानते हैं आप, नर जनन में पाया जाता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, या शुक्राणुओं का निर्माण करता है, क्लियर है। टेस्टोस्टेरॉन विरसन में पाया जाता है जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तीसरा, मादा जनन हार्मोन, या एस्ट्रोजन है यहाँ पे और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन है। जनन हार्मोन का नाम याद रखना है, पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन, महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब दोनों का कार्य देखिए, एस्ट्रोजन का कार्य क्या है जी, तो यह द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास करता है। यानी कि एस्ट्रोजन जो है जनन शक्ति का विकास करता है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, मतलब समझ रहे हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास मतलब कि दूसरा, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, दूसरा लैंगिक लक्षणों का मतलब ये हुआ कि चाहे बेटा चाहे बेटी हो, उस लक्षण का विकास करना, यानी कि जनन शक्ति का विकास करना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन है, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है एवं भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। मतलब जब बच्चा पेट में होता है जी, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसके लिए उसका भोजन भी चाहिए, तो वही भ्रूण के विकास में सहायक होता है भ्रूण, और भ्रूण के पोषण, जो भ्रूण होता है उसके पोषण में सहायक होता है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रोजेस्टेरोन का काम और एस्ट्रोजन का काम। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, कौन पुरुष जनन हार्मोन, तो याद रखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, नाम से पता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम भी मैच कर रहा महिला का, और ये टेस्टोस्टेरोन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए 8वां, शुक्राशय
एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय की क्या भूमिका है और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका। देखिए शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, यानी कि शुक्राशय और प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है उसका स्राव जो होता है, स्त्राव होता है, कहाँ होता है, शुक्र वाहिका में होता है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। इसके कारण शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव जो शुक्र वाहिका में करता है, जिसके कारण जो शुक्राणु पाता है मेल में वो तरल माध्यम में आ जाता है। इसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है, ठीक है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो। तो आप लोगों ने बोला सर लॉन्ग क्वेश्चन लाइए, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। यहाँ देखिए आलैंगिक जनन क्या, आलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न भिन्नता में अधिक अस्थायी होती है, ठीक है। ये नहीं सवाल बोल रहा, आलैंगिक जनन में, ठीक है, आलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता में अधिक अस्थायी होती है। क्या मतलब, आलैंगिक जनन के अपेक्षा जो है लैंगिक जनन अधिक भिन्नता दिखाई पड़ता है। अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन लैंगिक जनन में भिन्नता दिखाई पड़ता है। क्यों? तो देखो इसके कारण है कि लैंगिक जनन में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं के संयोजन के कारण डीएनए द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्य से में हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी कि लैंगिक जनन जो होता है, शुक्राणु जो मेल में, अंडाणु जो फीमेल में, उसके द्वारा उसका संयोजन से मिलने से क्या होता है, डीएनए के द्वारा जो है एक पैतृक गुण पैदा होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली है। जबकि आलैंगिक जनन में ऐसा एकल डीएनए होने के कारण, आलैंगिक जनन में एकल डीएनए होता है, ठीक है, जीवित रहने की कोई संभावना ही इसमें नहीं होती है, ठीक है। लैंगिक जनन में डीएनए की दोनों प्रकृतियों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होते हैं। जो लैंगिक जनन में होते हैं जी, उसमें देखिए कुछ ना कुछ जरूर अंतर दिखेगा, जिनके परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी के सदस्य जीव में विभिन्नता अवश्य दिखाई पड़ता, जरूर दिखाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी देखोगे कि बाप थोड़ा सा सौला है तो बेटा काफ़ी गोरा हो गया ना, वही मतलब कहने को मतलब वही है कि भिन्नता दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर माँ सही है तो बेटी सही हो सकता है बेटी लंगड़ी भी पैदा हो सकता है ना, बाप सही है तो बेटा गूंगा भी पैदा हो सकता है। तो ये दिखाई पड़ता है लैंगिक जनन में, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, अलैंगिक जनन में ऐसा भिन्नता दिखाई नहीं पड़ता। पेड़ है तो वो भी पेड़ दिखेगा, अब पूरा हरा भरा वो भी दिखेगा, कभी कभी दिखता है। यदि अगर उसमें किसी कारण से भी भिन्नता अगर आ जाती है तो वो पेड़ जीवित नहीं रहेगा बल्कि मर जाएगा। यानी कि कोई जीव है जिसमें अलैंगिक जनन हो रहा और अगर उसमें भिन्नता दिखाई पड़ा तो उसका बचना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक जनन उद विकास में बहुत सहायक होता है, जबकि अलैंगिक जनन उद विकास में सहायक नहीं। लैंगिक जनन उद विकास में मतलब आगे के विकास में सहायक होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अब लास्ट सवाल पढ़ लेते हैं और फिर वीडियो को करेंगे लास्ट। काफ़ी यहाँ पे हो गया, 12 मिनट काफ़ी है। मानव के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? मानव के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। मतलब समझ रहा, मानव के शरीर में, सॉरी माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण मतलब जो गर्भ में जो बच्चा है, ठीक है, भ्रूण है, को पोषण कैसे मिलता है? तो गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। यानी कि माँ का जो खून होता है ना, खून होता है, जो रक्त होता है, उसी के माध्यम से जो पेट में जो बच्चा होता है, याद करो, ठीक है, जब हम पेट में थे तो हमको भोजन कहाँ से मिलता था? माँ के खून से। अपना खून तुमको पिला कर 9 साल तक पाली है पेट में, और फिर वही जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वही माँ को बाहर निकालता है। ये बात याद रखना, पढ़ रहे हैं इसीलिए, पढ़ाई किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए प्लेसेंटा की संरचना प्रकृति के द्वारा होती है। प्लेसेंटा की जो संरचना होती है प्रकृति के द्वारा होती है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से उत्तक के प्रवर्धक होते हैं। माँ के उत्तकों में रिक्त स्थान होता है जो प्रवर्धक को क्या कहते हैं? ढांपते हैं। या माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, या भ्रूण को क्या मिलता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ मिलता है। यानी कि आपको वहाँ पे केला, रोटी, चावल नहीं मिलेगा,
क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, अन्य पदार्थ जो इंपॉर्टेंट है वो मिलेगा। फिलहाल मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? समझ में आ गया तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक वाइक तो करने से तो बिना किए तो कोई जाना मत, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको डेली कुछ ना कुछ तो लाते रहता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। और इसी तरह से और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। और कितना सवाल इनमें से आप लोग को याद है, पहले ये बताओ कि इन 10 सवाल में से कितना सवाल आपको याद है, अब तक कितना सवाल याद किए हो, ठीक है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी याद किए हो मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।